आपकी ये मुहिम काबिले तारीफ़ है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुहिम बड़ा कठिन है। आप जो चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ बात को, कि आप चाहते हैं कि जो सत्य बात उभर कर सामने आए, और ये सत्य को उभारना ये बहुत ही कठिन काम है। आपने एक कठिन काम को अपने हाथ में लिया है, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि ये हो, जो धरातल पर सत्य हो उसको लोग बोलने से कतराते हैं। लोग बोलते हैं तो ऊपरी ऊपरी, जैसे लोग बोलते हैं दिमाग से, दिल से बोलने वाले कम हैं। दिमाग जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ फ़ायदा नुकसान, तुरंत घाटा मुनाफा की बात चलती है। जब आदमी दिल से बोलता है तो ये एकदम सही बोलता है। जैसे आपने अभी जो ये मुहिम उठाए उसमें राष्ट्र, इस समय जो सबसे बड़ा चर्चा में राष्ट्रभक्ति, जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस हुए उस समय राष्ट्र ही नहीं था, तो राष्ट्रभक्ति कहाँ करते? उस समय देशभक्ति हुआ करती थी, देश के लिए लोग मरते थे। तो जो ये आपकी है, अब के लोग राष्ट्र के लिए मरते हैं, यानी सत्ता चाहिए। राष्ट्र है तो सत्ता चाहिए, तब हम राष्ट्रभक्ति करेंगे। अब आपका मुहिम इसी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के बीच है। आप दिल से चाहते हैं, इसलिए देशभक्ति है। जो आपका ये चैनल दिखा रहा है ये देशभक्ति है, और ये बहुत कठिन चीज़ है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चंद्रशेखर आज़ाद को निभाना होगा, वो निभाए जो भूमिका, वहीं आपके सामने भी स्थिति आ सकती है, लेकिन उससे लड़ने के लिए ईश्वर आपको ताकत दे। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। चूँकि 2022 का चुनावी आगाज़ हो चुका है और रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, तो जानते हैं कि क्या यहाँ की राजनीति है, और 2022 की राजनीति की अगर बातें की जाएँ तो किस प्रकार के उतार चढ़ाव हैं, कितना विकास मॉडल कामयाब होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव डालेगा, जानते हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह जी से। और क्या ख्यालात हैं यहाँ के जनता जनार्दन के, और देखते हैं कि क्या किस नज़रिए के साथ जनता जनार्दन वोट करेगी, और जो वादे जो हैं कितने पूरे हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपसे बताते चलें, क्या स्थानीय विधायक जो हैं वो कामयाब हुए हैं अपने राजनीति में, या फिर पुनः मोदी और योगी के नाम पर जनता जनार्दन का वोट का आशीर्वाद इन विधायकों को मिलेगा। जी स्वागत है गजेंद्र जी आपका। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। राजनीति की बातें की जाएं, 2022 का चुनावी आगाज़ है उत्तर प्रदेश के लिए, कहीं ना कहीं से मोदी जी को अगर देखा जाए तो उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कितना नज़रिया नज़र आता है आपको इसमें, अगर देखा जाए किस नज़र से आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें जो निकलेंगी कैसे निकलेंगी, और बनारस की अगर बातें की जाएं, बनारस का विकास मॉडल किस नज़रिए पे आता है? सबसे बड़ी बात कि मोदी का लोकप्रियता कहें तो न बढ़ा है और न घटा है, दोनों तो अभी बीच में टहल रहा है। जहाँ तक बनारस की बात है, यहाँ की अगर 2-3 विधानसभा की सीटें छोड़ दी जाएँ, जहाँ चर्चाओं में है कि ये भाजपा की सीटें फंसेंगी, लेकिन भाजपा चूँकि पार्टी है तो वो स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी 3 सीटें हैं यहाँ, जैसे शिवपुर की सीट अनिल राजभर से जनता थोड़ा नाराज़ है, जो वर्तमान में विधायक और मंत्री हैं। दूसरी सीट नीलकंठ तिवारी की है, दक्षिणी की, जो वहाँ की जनता नीलकंठ तिवारी से नाराज़ है। और तीसरी सीट है जो है पिंडरा की, जनता नहीं चाहती थी कि पिंडरा में अवधेश सिंह को दोबारा लड़ाया जाए, लेकिन पार्टियों की ये नीति होती है कि हम अपना प्रत्याशी हमारे नाम पर जीतते हैं। स्थानीय लोगों की बातों को हर पार्टियाँ, ये भाजपा की बात नहीं, हर पार्टियाँ नज़रअंदाज करती हैं, इसलिए कि नेतृत्व का महत्व है कि हम खराब प्रत्याशी भी जिता सकते हैं, अच्छा तो अपने आप जीतेंगे। तो देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि जनता जो है, जनता शीर्ष नेतृत्व के मुद्दों पर वोट करेगी, या स्थानीय मुद्दों के नाम पर वोटिंग करेगी, या स्थानीय विधायक जो हैं अनदेखी अगर करते हैं विकास के नाम पर, तो सीधा लाभ बड़े चेहरों का मिलता है। अब देखिए, अब उसमें जैसे 22 सीट विश्लेषण करिए तो जनता निश्चित है, अगर प्रत्याशी से नाराज़ है तो उसका खामियाजा पार्टी कहीं न कहीं भुगतेगी। लेकिन कुछ जनता ऐसी होती है कि वो प्रत्याशी न देखकर सीधे पार्टी नेतृत्व की बात करती है। अब लोकल मुद्दों की बात करें तो जैसे पिंडरा में क्या है कि अगर जनता के पास जो भाजपा के बेस वोटर हैं, अगर उनको विकल्प मिलता है तो वो अपने विकल्प की तरह भागेंगे। यहाँ
एक जो भाजपा की एक लॉबी है मतदाताओं की, उसके लिए एक विकल्प है अजय राय, जो कांग्रेस से हैं। चूँकि जो भाजपा के वोटर हैं वो कांग्रेस से बहुत नाराज़ नहीं हैं, वो बसपा सपा से नाराज़ भाजपा के वोटर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनकी नाराज़गी रही होगी तो बहुत पुरानी हो गई। तो इसलिए यहाँ तो विकल्प है, पिंडरा में भाग सकते हैं जो भाजपा के सपोर्टर हैं। लेकिन अब शिवपुर की बात करेंगे तो वहाँ जो भाजपा के बेस वोटर हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी है, क्योंकि दोनों तरफ राजभर ही हैं। तो इसलिए मिला जुला कर अनिल राजभर इसमें थोड़ा फ़ायदा उठा जाएंगे, क्योंकि भाजपा के वहाँ वोटर भागने की स्थिति में नहीं है। शहर दक्षिणी की बात किया जाए तो वहाँ किशन दीक्षित अपना ब्राह्मण चेहरा, सपा का प्रत्याशी होते हुए भी ब्राह्मण चेहरा अपना सामने ला रहे हैं। वो भी एक प्रकार से भाजपा वोटरों के लिए विकल्प बनने की कोशिश में है। जी, अच्छा, विकास मॉडल की बातें की जाएं, माना जा रहा है कि विकास मॉडल का जो असर जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रहेगा बीजेपी का। चूँकि यहाँ पे TFC ट्रेड फैसिलिटी सेंटर की बातें की जाएँ, रिंग रोड की बातें की जाएँ, बाबतपुर से 4 लेन की बातें की जाएँ, इसके साथ साथ हिंदू हृदय की अगर बातें की जाए तो देवों को देव महादेव की नगरी है, काशी विश्वनाथ जी यहाँ पे विराजमान करते हैं, तो विश्वनाथ कॉरिडोर, तो ये कितना प्रभाव डालेगा वाराणसी की पूरे सीटों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश पर? चूँकि 6वें और 7वें चरण का चुनाव है और जाहिर सी बात है कि पूरे वोटों को साधने का पूरा प्रयास होगा, हर एक पार्टी दमखम के साथ उतरेगी। सबसे बड़ी बात कि जो भाजपा या वर्तमान सरकार दिखाती है अपना मॉडल, निश्चित तौर पर ऊपरी तौर पर ये जनता को प्रभावित करती है, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को। ये सत्य बात है। रिंग रोड, ओवरब्रिज या विश्वनाथ कॉरिडोर जो साफ साफ दिखते हैं कि ये विकास हुआ है, इसको भाजपा भुनाती भी है और जनता भी कहीं न कहीं मानती है इसको। अब इसके अंदर जाएंगे, क्या नुकसान क्या फ़ायदा हो तो अलग बात है, लेकिन पूर्वांचल की जो राजनीतिक नब्ज है वो बेसिकली खाली विकास पर वोटिंग नहीं होती। यहाँ वोटिंग बिरादरीवाद की होती है, बहुत ज़्यादा बिरादरीवाद बटा है। यही कारण है कि यहाँ ओम प्रकाश जैसे और अनुप्रिया जैसे, सोनेलाल पटेल जैसे छोटे छोटे छात्र उभरते रहे हैं। यहाँ दूसरा प्रभाव माफियाओं का चलता है। यहाँ माफिया भी राजनीति में काफ़ी प्रभावशाली है। उसका ताज़ा उदाहरण है धनंजय सिंह, और बहुत से उदाहरण हैं, तमाम उदाहरण हैं, मुख्तार अंसारी के उदाहरण हैं, इसके पहले भी उदाहरण थे। ऐसा नहीं कि तत्कालिक है, इसके पहले भी माफिया यहाँ प्रभावशाली रहे हैं बनारस में। वो लल्लू सिंह के ज़माने से ही बनारस की एक जो गुंडई की आबो हवा है वो है यहाँ के मतलब आबो हवा में, वो कहीं न कहीं राजनीति को प्रभावित करती है। ऐसे में विकास मॉडल काम करेगा, लेकिन वो मॉडल यहाँ के जातिवाद पर कितना हावी हो पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, विपक्ष के द्वारा हमेशा साधा गया है कि ये विशेष जाति की सरकार है, ठाकुर लॉबी की सरकार है, और जो ठाकुर जो शूटर्स हैं, गैंगस्टर्स जो हैं, माफिया डॉन जो हैं, उनके साथ साथ मतलब कि अनदेखी की गई। ताज़ा उदाहरण धनंजय सिंह को लेकर काफ़ी यहाँ पे काफ़ी वायरल वीडियो होते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, तमाम तरीके के जो है वो प्रत्याशी बनते हैं इस समय। तो इसके साथ साथ यहाँ पे एक आरोप रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर, ठाकुरों को लेकर जो है एक आरोप प्रतिरोध का दौर रहा। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? सबसे बड़ी बात कि जो आरोप विपक्षी लगाते हैं कि ठाकुर जो माफिया है उनको योगी ने टच नहीं किया, सच्चाई एकदम ऊपरी तौर पर देखेंगे तो सत्य बात है। ये आरोप लगता है तो दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं। ब्रजेश सिंह हुए, धनंजय सिंह हुए, अभय सिंह हुए, तमाम ऐसे माफिया हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ इस सरकार ने नहीं की। लेकिन कार्रवाई न करने का कारण ये नहीं था कि ये ठाकुर हैं इसलिए नहीं हुआ। कार्रवाई न करने का कारण ये था कि ये पूरे सरकार के दौरान दबे रहे। इन्होंने अपना कोई भी असामाजिक कृत्य सामने नहीं दिखाया कानून के। जब कानून के सामने कोई कृत्य ही नहीं आया इन ठाकुर अपराधियों का, तो कार्रवाई कहाँ से होती? लेकिन विपक्ष ये चीज़ नहीं बताएगा ना, विपक्ष तो सीधा बताएगा कि ठाकुरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मगर किसी एक जाति की अगर बातें की जाए, जब जाति का जो समीकरण जो होता है, जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे की अगर बातें की जाए, बीजेपी में गवर्नमेंट में कल्याण सिंह थे, 1998 में इनकाउंटर होता है। इसी बनारस में 1997 में जब CM थी मायावती, तो 4 गैंगस्टर के इनकाउंटर होते हैं यहाँ पे। बबलू सिंह, विद्या तिवारी, पप्पू सिंह, राजेंद्र पांडे ऐसे गैंगस्टर जो हैं, शूटर्स, यहाँ पे काउंटर होते हैं। तो ये जो अगर बातें की जाए तो गुनाहों के देवता जो हैं, तो गुनाहों के देवता कितने प्रभाव डालते हैं।
वोटर्स पे जातिगत, तो चूँकि अब विकास दुबे का एक मामला चल रहा है इस समय, ब्राह्मण नाराज, तमाम तरीके के जो घेरने की तैयारियां थी, सतीश चंद्र मिश्रा भी कहीं ना कहीं से उसमें लामबंद हो रहे थे ब्राह्मण को एक विकल्प पे लाने के लिए। तो ये क्या नज़रिया देखते हैं ब्राह्मणों का इसमें? देखिए, एक चीज़ आपको बहुत स्पष्ट मैं बता दूं कि जो कानून तोड़ता है वहीं जनता के निगाह में हीरो रहता है। ये शुरू से, आज से नहीं, आदिकाल से ये चला आता है। आप स्वतंत्रता का संग्राम में भी देखेंगे, जितने क्रांतिकारी थे वो कानून तोड़ते थे। उस समय के सरकार का कानून तोड़े, वो भी एक अंग्रेज सरकार के निगाह में अपराधी ही थे, लेकिन जनता के हीरो होते हैं। ऐसे लोग पहले भी हीरो थे, आज भी हीरो होते हैं। तो चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे भर समाज हो या ददुआ जैसे अपराधी हो, हर अपराधी जबकि वो नुकसान अपने ही बिरादरी का करता है। वो जब अपराधी कोई निकलता है तो निश्चित है अपने पड़ोस के झगड़े से ही अपराधी निकलता है। वो मारता है तो अपने ब्लड को ही मारता है, लेकिन अगर वो ऊंचा अपराधी हुआ तो अपनी बिरादरी का वो जागता हुआ चेहरा बन जाता है। ये सामाजिक जो है ये कमजोरी है। ये सामाजिक कमजोरी है कि हमेशा कानून तोड़ने वाला ही जनता का हीरो होता है। अच्छा, जो आप विकास दुबे की बात की, उसका प्रभाव निश्चित है, आप इसको निगलेक्ट न करें। हम बौद्धिकता के तौर पर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, अपराधी अपराधी होते हैं, लेकिन विकास दुबे ब्राह्मण जात के लिए हीरो बना। मरने के बाद बना, जीते जी हीरो नहीं था, मरने के बाद इसलिए बना कि उसने कानून के विपरीत जाकर ब्राह्मण सीओ को ही मारा। लेकिन ब्राह्मण जनता ये नहीं देखते कि मारा गया, जिसको मारा वो भी ब्राह्मण था। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये समाज जो है उसको रॉबिन हुड की तरह देखता है जो कानून तोड़ता है। जी, अच्छा देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी जो समस्या जो रही यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या की बातें की है तो ज़मीन का जो विवाद जो रहा है, चूँकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, आपने बहुत से वो दौर देखे होंगे यहाँ पे, तो अक्सर खेतों को लेकर विवाद होते हैं। इस सरकार की भी नज़र में है, अक्सर 2 फीट 4 फीट खेत के डांड मेड़ को लेकर विवाद होते हैं। कभी कभी तो हिंसक झड़प हो जाती है, उसको लेकर कई है कि यहाँ पे गैंगस्टर और शूटर से यहाँ पे होगा, चंबल से लेके मलखान से लेते हुए यहाँ से पान सिंह तोमर से लेते हुए ब्रजेश सिंह जैसे ज़मीनी विवाद का ही एक मामला रहा कहीं ना कहीं से। मगर ये सरकारें जो हैं, ये सरकारें आज तक ज़मीन विवादों को क्यों नहीं सॉल्व कर पाई, और सॉल्व या करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, या एक व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं लागू करती हैं, जबकि चकबंदी हो चुकी है, चकबंदी लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, कहीं ना कहीं से चप्पल घिस जाते हैं लोगों के, न्याय नहीं मिल पाता है और विवाद का केंद्र बिंदु बनता है। तो क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि सरकार जब बदलती है, सरकार तो बदल जाती है, लेकिन कर्ता धर्ता यहीं रहते हैं। जो सरकारी अफसर है ये नहीं बदलते, ये तो यहीं है। अब ज़मीन का विवाद इसलिए बढ़ता है कि ज़मीन का विवाद राजस्व यानी तहसील से शुरू होकर थाने तक पहुंचता है, और ये दोनों कर्मचारी जो थाने और तहसील के होते हैं, सरकार चाहे जो बदल जाए, इनको अपने ढर्रे पर ही रहना है। उसका रीज़न है लेखपाल। ज़मीन के विवाद में महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल है। लेखपाल अगर न हो तो कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री बिना नाश्ते के मर जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब प्रोटोकॉल आता है, लेखपाल ही उस मंत्री का भोजन कराने की व्यवस्था, चाहे नाश्ता, सारी व्यवस्था लेखपाल अपने पैसे से करता है। स्वयं उसको सरकारी बजट नहीं दिया जाता किसी भी सरकार में, न सपा सरकार में, न बसपा सरकार में, न इस भाजपा सरकार में। अब लेखपाल आपसे पैसे वसूल कर वीआईपी मंत्रियों का स्वागत करता है। उस लेखपाल के खिलाफ आप सोचते हैं कोई सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी। यही होता है जमीन के विवाद में इन लेखपाल और जो थाना अध्यक्ष होते हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका। ये हमेशा ऐसे हैं, इसको बदलने वाला कोई सरकार, योगी जी कहे ऑनलाइन हम नाम चढ़वा देंगे, एक भी आदमी ऑनलाइन नाम चढ़वा कर दिखा दे पूरे उत्तर प्रदेश में, न योगी की सरकार में, न अखिलेश के सरकार में, न मायावती की सरकार में, ये संभव ही नहीं हो पाया। और हमें तो लगता है आने वाले दिनों में भी संभव नहीं दिखाई देता कि कोई सरकार इन लेखपालों या थाने पर लगाम लगा सके। इसके लिए बहुत ही ईमानदार नेतृत्व चाहिए, और वो ईमानदार नेतृत्व इस वोट की राजनीति में पैदा होना संभव फिलहाल नहीं दिखता। कालांतर में क्या होगा देखा जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, शिक्षा की स्थितियां जो हैं, शिक्षा की अगर देखी जाए, अगर जैसे जो जिस नज़रिए से देखा जाए, एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं, एक तरफ सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूल में कोई भी एक अच्छे घर का व्यक्ति जो अपने बच्चों को पढ़ाने से थोड़ा सा प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक की हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो उसमें भेजने से कतराते हैं।
कहीं ना कहीं से सिस्टम में उनको कमियां नज़र आती, जबकि टेट और तमाम जो परीक्षाओं को पास करके क्वालिफाइड जो होते हैं वो शिक्षक बनते हैं यहाँ पे। तो ये क्या कमियां नज़र आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में? इसके साथ साथ जो शिक्षक जो हैं उनकी ड्यूटी अलग अलग तरीके से सरकार लगवाती है, चुनाव से संबंधित तरह तरह की जो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, एक अलग प्रेशर बनता है। क्या नज़रिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक चीज़ जो उदाहरण लोग देते हैं कि पहले के प्राइमरी में पढ़े हुए लोग डीएम एसएसपी या फलाने बड़े बड़े पोस्टों में गए, फलाने टी राम जो है पीडब्ल्यू के डी, वो सब उदाहरण गलत देते हैं। गलत इसलिए मैं कहूँगा, जिस समय ये पढ़ कर गए उस समय विकल्प नहीं था, उस समय यहीं प्राइमरी स्कूल थे, उस समय ये कॉन्वेंट नहीं खुले थे। लेकिन बदलते हुए ज़माने में प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा की पद्धति होती है, उस पद्धति को सरकार नहीं बदलना चाहती, सरकार ही नहीं बदलना चाहती। आप क्यों नहीं इंग्लिश पढ़ाते? क्यों आप हिंदूवादी बात करेंगे तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? ये इस पूरे इसका चक्कर को ही बदल देना चाहिए, तब जाकर प्राइमरी में पहुंचेंगे लोग। आज टेक्नोलॉजी 4G 5G 6G की बात हो रही है। आप सोचेंगे कि दूधी पट्टी पर पढ़कर हमारा लड़का कंपटीशन पास करेगा? अब डीएम एसएसपी बनना किसी भी पढ़े लिखे लड़के का उद्देश्य नहीं रह गया। अब वो नौकरी बहुत नीचे चली गई। अब तो लोग पैकेज की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, अरबों की पैकेज की बात लड़का ले रहा है। लड़के पढ़े ब्रिलियंट लड़के छोटे छोटे डीएम एसएसपी बनना नहीं चाहते। कोई गूगल का ईसीओ बनना चाहता है, कोई फेसबुक का बनना चाहता है, कोई व्हाट्सएप का बनना चाहता है। अब ख्वाब बदल गए हैं। अब ICS PCS नए जनरेशन के निगाह में बहुत उत्तम काम नहीं रह गया। हमारे आईपा की मुहिम रहती है, हम लोग वरिष्ठ पत्रकार के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं और उनसे जो है जानना चाहते हैं कि इसमें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, समाज के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमारी इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी ये मुहिम काबिले तारीफ़ है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुहिम बड़ा कठिन है। आप जो चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ बात को, कि आप चाहते हैं कि जो सत्य बात उभर कर सामने आए, और ये सत्य को उभारना ये बहुत ही कठिन काम है। आपने एक कठिन काम को अपने हाथ में लिया है, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि ये हो, जो धरातल पर सत्य हो उसको लोग बोलने से कतराते हैं। लोग बोलते हैं तो ऊपरी ऊपरी, जैसे लोग बोलते हैं दिमाग से, दिल से बोलने वाले कम हैं। दिमाग जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ फ़ायदा नुकसान, तुरंत घाटा मुनाफा की बात चलती है। जब आदमी दिल से बोलता है तो ये एकदम सही बोलता है। जैसे आपने अभी जो ये मुहिम उठाए उसमें राष्ट्र, इस समय जो सबसे बड़ा चर्चा में राष्ट्रभक्ति, जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस हुए उस समय राष्ट्र ही नहीं था, तो राष्ट्रभक्ति कहाँ करते? उस समय देशभक्ति हुआ करती थी, देश के लिए लोग मरते थे। तो जो ये आपकी है, अब के लोग राष्ट्र के लिए मरते हैं, यानी सत्ता चाहिए। राष्ट्र है तो सत्ता चाहिए, तब हम राष्ट्रभक्ति करेंगे। अब आपका मुहिम इसी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के बीच है। आप दिल से चाहते हैं, इसलिए देशभक्ति है। जो आपका ये चैनल दिखा रहा है ये देशभक्ति है, और ये बहुत कठिन चीज़ है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चंद्रशेखर आज़ाद को निभाना होगा, वो निभाए जो भूमिका, वहीं आपके सामने भी स्थिति आ सकती है, लेकिन उससे लड़ने के लिए ईश्वर आपको ताकत दे। जी, तो देखिए, आप थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हर प्रश्नों के जवाब दिए और निष्पक्ष भाव से इन्होंने जवाब दिया, जातिवाद को ताक के किनारे रखते हुए, इसके साथ साथ शिक्षा, विकास और मौजूदा स्थिति के साथ जो भी थे अपने विचारों को प्रकट किया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।